बाबा साहेब तो भाजपा को सिर्फ तभी याद आते हैं जब मुसलमानों को गाली देनी होती है। वो भी एक बाबा साहेब की बहुत ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग है, जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि बाबा साहेब तो चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के अंडर आ जाए और 370 एब्रोगेट हो जाए। बाबा साहेब तो चाहते थे कि मुसलमान तो इस देश के दुश्मन है। अंबेडकर भाजपा का है जब भाजपा को सूट करता है। आज हम वोट बंदी के वक्त भी उसी लोकतंत्र की चोरी को देख रहे हैं। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, और एक छात्र होने के नाते हम जो अपने क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें एक ही चीज़ समझाती हैं, और वो ये समझाती हैं कि ऐसे देश में आज पूरे दुनिया भर में हम देखते हैं, दुनिया भर की संपत्ति, उसके रिसोर्सेज, उसकी खनिज संपदा, तमाम चीज़ें आज के समय में कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है। उनकी जो बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं उसमें भरी हुई है पूरे देश की संपत्ति इन कुछ चुनिंदा घरानों के। लेकिन देश को चलाने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले, देश की सड़कें बिछाने वाले, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की बिल्डिंगें बनाने वाले, रोज़ सुबह हमारी यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, दफ्तर, तमाम जगहों पर आकर के सफाई करने वाले जो तमाम लोग हैं, जो तमाम मजदूर हैं, आज जो श्रम कोड पास हुए हैं उसका जो असर हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं। साफ सीधे तौर पे ये देख रहे हैं कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार निहित है मजदूरों के लिए, चाहे वो न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, चाहे वो यूनियनाइज करने का अधिकार हो, चाहे वो इस चीज़ का अधिकार हो कि हर मजदूर को कुछ मिनिमम गारंटीज़ हैं जो उनको इंश्योर करनी होगी, वो तमाम चीज़ों पे आज अटैक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जब आज़ादी मिली तो ऐसे ही मिल गए वो ये तमाम अधिकार। पूरे दुनिया भर में, सिर्फ देश भर में नहीं, मजदूरों के आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और वही आंदोलन है जिसकी वजह से लंबे समय पे हमें 8 घंटे का वर्किंग आवर मिलता है। वही मजदूरों का आंदोलन है जिसके बेसिस पे हमें इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस डे मिलता है। वही अधिकार है जिसके बेसिस पे मैटरनिटी लीव जैसी मूलभूत सुविधाएं आज डिस्कोर्स में भी हैं। तो उस मजदूर आंदोलन को आज जब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है इन श्रम कानूनों के आधार पर, मजदूरों के परिवार से, उनकी प्लेटों से जब रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवारों में जो बच्चे हैं उनका भविष्य छीनने की कोशिश की जा रही है, तो छात्र होने के नाते इस पूरी दुनिया में देश का जो इतिहास रहा है उसमें हमेशा छात्र मजदूरों के साथ खड़े रहे हैं। और आज जब मजदूर पूरे देश भर में एक आम हड़ताल पे उतरे हैं तो छात्र होने के नाते हमें भी ये ज़रूरी लगता है कि हम उनके साथ यहाँ पे सहयोग में उतरें। बिल्कुल ये सारे मुद्दे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम देखते हैं कि जब वोट का समय आता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होती है जो अपने भाषणों में ये नहीं कहती है कि हम गरीबी हटा देंगे। सब कहते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे। सब चुनाव से पहले घूम घूम करके कहते हैं कि हम गरीबों को 5,000 रुपया देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, इतना किलो मुफ्त राशन देंगे, ये तमाम चीज़ें देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है तो उसके बाद जितने कानून पास होते हैं वो करोड़पतियों और कॉरपोरेटों के हित में पास होते हैं। तब मजदूरों के साथ में क्या होता है, तब मजदूरों के घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं। हम देखते हैं, जैसे ही आप देखिए दिल्ली में गर्मी शुरू होती है, इवन देश भर में जिस तरीके का क्लाइमेट हिंदुस्तान का है, हर साल दर्जनों मजदूर दिल्ली में जो अलग अलग फैक्ट्रियों में आग लगती है उसमें मारे जाते हैं। हम देखते हैं मारुति के मजदूर आज भी इतने लंबे समय बाद उन पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको जेलों में बंद किया है, आज भी वो मजबूर है कि वो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं मानेसर में जाकर के। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार में जो हमने देखा कि एक इलेक्शन से जस्ट पहले सरकार इलेक्शन कमीशन के तहत एक नया चीज़ सोचा गया है कि वो तमाम मजदूर जो मजबूर है कि बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा करके उनको अपना रोजगार ढूंढना पड़े, कामकाज ढूंढना पड़े, आज उन तमाम मजदूरों को बिहार में जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जो मतलब लंबे समय से इलेक्शन कमीशन केंद्र के सरकार के इशारों पे चलता है, हमने देखा है कि कैसे जो बीजेपी के बैस्टियंस हैं जहाँ पे बीजेपी जीतता है वहाँ पे वोटर्स का संख्या बढ़ता जाता है, और वहाँ पे जहाँ पे ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि कटौती हो रही है वोटर रोल्स में। हम देख रहे हैं कि मुसलमान बस्तियों में से कटौती हो रही है। हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे बुलडोजर चल रहा है उनको पूछा जा रहा है कि आप क्यों वोट देंगे, आपका क्या अधिकार है।
उनको स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है वोटर रोल से। तो आज जो बिहार में हम देख रहे हैं लगभग 4 करोड़ के आसपास जो वर्कर्स हैं वो बिहार से जा करके देश भर में अलग अलग राज्यों में जा करके काम करते हैं। न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके रीढ़ की हड्डी मजदूर हैं, बिहार के मजदूर हैं। और आज जब उनको बिहार में ही जब चुनाव हो रहा है, जो एक मूलभूत किसी भी लोकतंत्र में जनता के हर एक व्यक्ति के एक वोट का अधिकार है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और आज जब इन तमाम मजदूरों से 4 करोड़ बिहार के मजदूरों को ये बोला जा रहा है कि आप तो सिटीजन ही नहीं हैं, आपको प्रूफ करना होगा, और पहले आधार कार्ड का इतना ड्रामा करके आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड तो हम नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट्स में, उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। जो कहर हमने नोटबंदी के वक्त देखा था, आज हम वोटबंदी के वक्त भी उसी लोकतंत्र की चोरी को देख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम यहाँ पे इस वक्त जनता दरबार हैं। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, जो आरएसएस भाजपा जिसकी आइडियोलॉजी मतलब जिस आरएसएस से भाजपा की आइडियोलॉजी आती है, उस आरएसएस के फाउंडेशन में निहित है कि ये पूरा देश जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बटा हुआ है। वो मानते हैं कि जो इस देश में मुसलमान और ईसाई है वो द्वयम दर्जे के सिटीजन होने चाहिए। आरएसएस के आइडियोलॉग्स ये कहते हैं, भाजपा के आइडियोलॉग्स ये कहते हैं। हम देखते हैं लगातार अलग अलग देशों में, राज्यों में भाजपा जातिगत रूप से हिंसा भड़काने की कोशिश करती है, धर्म के आधार पे हिंसा भड़काने की कोशिश करती है। और जब चुनाव आता है उससे पहले ही हम देखते हैं कि हेट के इंसिडेंसेस, हेट स्पीच के इंसिडेंसेस, धर्म संसद जिसमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात होती है, ऐसी बातें होती है, संविधान बदलने की बात की जाती है, बार बार मनुस्मृति को इस्तेमाल किया जाता है, मनुस्मृति को आगे रखा जाता है ये बोलने के लिए कि हम संविधान बदल देंगे, आप हमें 400 पार तो कराइए। तो साफ सीधी बात है कि वो चुनाव जो इन मुद्दों पे होता है कि जो भी सरकार आए सत्ता में, उसका ये काम है कि देश की जनता, देश के मजदूर, देश के आम लोग, नागरिक उनके हित में काम करें। अब उस इलेक्शन को जीतने के लिए धर्म, जाति, ये तमाम चीज़ों को माध्यम बनाया जाए। एक तरफ तो बीजेपी और राजनीतिक पार्टियां जो चुनावों के लिए उतर चुकी हैं बिहार में, तो भाई दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये धर्म गुरु हैं, सो कॉल्ड में आपको कहते हैं, बाबा बागेश्वर का बयान आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और भगवान हिंद बनाया जाएगा और पहला राज्य जो होगा वो बिहार बनेगा। तो ये कौन सी तैयारी है? अब क्या बोले, भाजपा के अगर हम लोग भाजपा का हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखते हैं, पिछली बार झारखंड में मैं थी जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो हम देखते हैं कि झारखंड ऐसा देश है जिसका बॉर्डर नहीं है किसी भी मतलब एक्सटर्नल इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एक इंटरनेशनल बॉर्डर झारखंड का नहीं है। लेकिन झारखंड में भी हेमंता बिस्वा शर्मा को बुलाया जाता है, अमित शाह को बुलाया जाता है, और वो साफ सीधे रूप से ये कहते हैं कि आदिवासियों को खतरा है, आदिवासियों को माओइस्टों से खतरा है, नक्सलियों से खतरा है, और आदिवासियों के अधिकार जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाकी रेफ्यूजीज आ रहे हैं बांग्लादेश तमाम जगहों से, वो उनका मूलभूत अधिकार छीन रहे हैं झारखंड में। आप समझिए, झारखंड ऐसा देश जिसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, उस देश में आकर के इस तरीके के भड़काऊ भाषण देना, उस देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे इस तरीके की टिप्पणी करना, साफ तौर पे उनका जो इलेक्शन लड़ने का एजेंडा है वो क्लियर है। जिस जगह पे चुनाव होते हैं उस जगह पे जाकर के इनके प्रमुख नेता जाते हैं। हम देखते हैं लोकसभा चुनाव में ही ये टिप्पणी जो मैं अभी कह रही थी कि आप हमें 400 पार तो करवाइए, हम संविधान बदल देंगे, ये और कुछ नहीं, ये सिंपली रिजर्वेशन और इस तरीके के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो हमें संविधान देता है उनके ऊपर अटैक था। हम देखते हैं कैसे एकदम चुनाव से पहले, जस्ट पहले, जब बिहार में कास्ट सेंसस होता है, बिहार में लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप पूरे देश भर में कास्ट सेंसस कराइए, तो भाजपा इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध करता है। लेकिन फिर जब बिहार की सरकार कास्ट सेंसस करवाती है और वहाँ पे वो डेटा रिलीज होता है जिसमें साफ सामने आता है कि कितना डिसप्रोपोर्शनेट रूप से जो पिछड़े वर्ग से, पिछड़े जाति से आने वाले लोग हैं, उनका लो पेइंग इनकम्स, इनफॉर्मल सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन है, और जो हाई पेइंग जॉब्स है वहाँ पे किस तरीके से तथाकथित अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, ये चीज़ रिवील होती है। और ये डिमांड आती है कि जो 50% कैप है रिजर्वेशन पर वो तोड़ा जाए और 65% उसको किया जाए। उसके बाद सरकार मजबूर होती है कि कास्ट सेंसस को एक जुमले की तरह इस्तेमाल करे। तब से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। महिलाओं का जो रिजर्वेशन की बात लंबे समय से की जा रही थी,
तब भाजपा भी पार्लियामेंट में वोट करती थी कि नहीं होना चाहिए विमेन का रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन उनके लिए। लेकिन अब जब वो सरकार में है तो उनका वोट पाने के लिए आप इस पे भी मतलब हामी भर देते हैं। तो हमेशा हर जगह पे चुनाव की सीज़न में भाजपा का इस तरीके का हिंदू मुस्लिम करना, घुसपैठिया बांग्लादेशी करना, दलित आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मुसलमान छीन रहे हैं, कम्युनिस्ट छीन रहे हैं, नक्सली छीन रहे हैं, इस तरीके की बात करके लोगों को बांटना बहुत आम बात है। क्योंकि साफ सीधे रूप से अगर रोजगार की बात पूछी जाएगी भाजपा से तो वो बुरी तरीके से फेल होगी, शर्मसार होगी। स्वास्थ्य की बात पूछी जाएगी तो पूरा कोविड का जो महामारी हुई थी जिसके बाद करोड़ों लोग मारे गए वो याद करवाया जाएगा। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी तो बजरंग मुनि, बृजभूषण शरण जैसे लोग जिनको भाजपा पनाह देती है उनका नाम गिनाया जाएगा। अगर सोशल जस्टिस की बात होगी तो तमाम भाजपा शासित राज्यों में किस तरीके से आदिवासियों, दलितों के साथ में मारपीट होती है, उनको लिंच कर दिया जाता है गौ रक्षा के नाम पर, दलित महिलाओं का रेप किया जाता है, इसके बारे में बात होगी। बिहार में जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि ये एनआरसी लागू करने की कोशिश है, कि जिस प्रकार के दस्तावेज वहाँ मांगे जा रहे हैं ये और कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है, ये बिहार में एनआरसी लागू करने की कोशिश है। तो एक सवाल ये भी आता है कि आखिर सबसे पहले बिहार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिहार को इसलिए टारगेट किया जाएगा सबसे पहले क्योंकि बिहार एक लंबे समय से जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके हमेशा उनके आंख में एक कांटे की तरह चुभता रहा। नहीं जीत पाते हैं, बहुत लंबे समय से नहीं जीत पा रहे हैं। इस वजह से वो मजबूर होते हैं कि जदयू में जो नीतीश कुमार हैं, पहले वो इंडिया गठबंधन के साथ रहता है, फिर अंत में नीतीश कुमार जी को लुभाने की कोशिश की जाती है, उनके बहुत सारे नेताओं पर प्रेशर डाला जाता है कि वो ज्वाइन कर ले भाजपा को, और उस तरीके से किसी तरीके से तोड़ जोड़ करके जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको खरीद करके ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर सीबीआई तमाम तरीके की इंक्वायरी बिठा करके उनको आप सत्ता में अपने आप को काबिज करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से बिहार की तैयारी है, बिल्कुल भाजपा डरी हुई है कि वो नहीं जीतेगी इस बार। और हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं भाजपा को कि वो जो ईसीआई में ये एसआरआई के नाम से, एसआईआर के नाम से रिवीजन कर रहे हैं वो भी वापस करवाया जाएगा और आने वाले चुनाव में एक भारी मात्रा से शिकस्त भी भाजपा को नसीब होगी बिहार में। नेहा जी, अभी तक बीजेपी और आरएसएस कहते रहे संविधान बदलेंगे, जैसे आपने कहा, आप कह रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द हटा देने चाहिए प्रस्ताव में, तो क्या संविधान तो बदल नहीं पाएंगे, क्या 2 शब्द हटा पाएंगे? जो 2 शब्द वो हटाना चाह रहे हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द केवल 2 शब्द नहीं है। जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का हिस्सा बनते हैं तो प्रियम्बल ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बिगिनिंग ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी से पहले जो प्रीफेस होता है जो हम पढ़ते हैं वो नहीं है। प्रियम्बल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है। तो उस प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है वो 2 शब्द नहीं है, वो जो संविधान लिखा गया है उसकी स्पिरिट का एसेंस है। सेक्युलर इस देश की नींव एक सेक्युलर आधार पे ही रखी जा सकती है। जिस तरीके की डाइवर्सिटी हमारे देश में, रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उसके लिए असेंशियल है कि रिलीजन स्टेट में इंटरफियर ना करे। यही बात तो बीजेपी कहती है कि देखो सर्वधर्म सद्भाव है, लेकिन धर्म निरपेक्षता अलग चीज है। इस पर बात होनी चाहिए कि सर्वधर्म सद्भाव हम मानेंगे पर धर्म निरपेक्षता नहीं। सर्वधर्म संभव इज व्हाट द आइडिया ऑफ इंडिया इज, कि हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। और सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि किसी भी रिलीजन का इंटरफियरेंस स्टेट में नहीं होना चाहिए। भाजपा को दोनों से दिक्कत है। भाजपा को इस चीज़ से दिक्कत है कि किसी के पास भी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन कैसे हो सकता है। अगर आप एक हिंदू राष्ट्र एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और बाकी धर्मों को इस तरीके से विलिफाई कर रहे हैं तो साफ सीधी बात है कि आप हिंदू धर्म इम्पोज करना चाहते हैं। चाहे वो लव जिहाद जैसे नए झूठ आप लेकर आ रहे हैं, घर वापसी जैसे नए झूठ लेकर के आ रहे हैं, साफ सीधी बात है आप समझते हैं कि सिर्फ हिंदू होने चाहिए इस देश में। दूसरी बात जो है कि रिलीजन का स्टेट में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब ये नया कॉम्प्लेक्स खुलता है सेंट्रल विस्टा का, तो कुछ भी होने से पहले वहाँ पे बाबा आ जाते हैं, संत आ जाते हैं और वहाँ पे पूजा करवाई जाती है। संविधान और लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग्स
किस तरीके से वहां पे एक धर्म के लोग आकर के इस तरीके से पूजा कर सकते हैं? तो इनको इससे भी प्रॉब्लम है कि रिलीजन का इंटरफेरेंस स्टेट में नहीं होना चाहिए। और जहां तक सोशलिस्ट का बात आता है, बहुत सारे लोग शायद सोचते हो कि सोशलिस्ट का मतलब लाल झंडे वाले लोग हैं, वो लोग हैं, बट सोशलिस्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं है। आज जो ये आम हड़ताल हो रही है, सोशलिज्म का मूलभूत मतलब ये होता है कि जो जनता देश में रहती है उस जनता को स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये तमाम चीजें मुहैया कराना सरकार का काम है। सरकारी संस्थान, सरकारी हॉस्पिटल्स खोलना, सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटीज खोलना, स्वास्थ्य बेहतर करना, सुरक्षा मुहैया करवाना, जर्नलिज्म मीडिया को स्ट्रेंथन करना, उनको आज़ादी देना, ये तमाम चीज़ें इंश्योर करना सरकार का काम है। ये सोशलिस्ट आइडिया है। उसको उसके झंडा बरदार भले ही लाल झंडा लेकर चलते हो, लेकिन सोशलिज्म का मतलब ये है। बीजेपी ये कह रही है ये शब्द बाबा साहब ने नहीं डाले, ये कांग्रेस ने अपने मकसद, अपने फायदे के लिए डाले से नहीं है संविधान में, इसको इमरजेंसी के दौरान इम्पोज किया गया है। सोशलिस्ट शब्द का मतलब और उसके पीछे के जो आइडियाज हैं वो यही आइडियाज हैं। इसलिए भी जब अगर आप नेहरू की भी बात करें कि संविधान में नहीं डाला गया, या आप बाबा साहेब की भी बात करें, तो बाबा साहेब वो शायद पहले इंसान थे जिन्होंने किसी भी रूप से सफाई कर्मचारियों को, वर्कर्स को यूनियनाइज किया था। बाबा साहेब वो पहले इंसान थे जो ये मानते थे कि ये काम सरकार का होना चाहिए कि वो इस देश में रह रहे मजदूरों को, जो सबसे वल्नरेबल तबका है इस देश का, उसको मूलभूत सुविधाएं मुमकिन कराएं। तो सोशलिस्ट शब्द का वो मतलब है। तो बाबा साहेब को बीजेपी अपने तरीके से, अपने एंगल से यूज कर रही है। बिल्कुल, बाबा साहेब तो भाजपा को सिर्फ तभी याद आते हैं जब मुसलमानों को गाली देनी होती है। वो भी एक बाबा साहेब की बहुत ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग है, जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि बाबा साहेब तो चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के अंडर आ जाए और 370 एब्रोगेट हो जाए। बाबा साहेब तो चाहते थे कि मुसलमान तो इस देश के दुश्मन है। अंबेडकर भाजपा का है जब भाजपा को सूट करता है, लेकिन वो तमाम चीज़ों पे जब बाबा साहेब जाति का विध्वंस की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की विध्वंस की बात करते हैं, तब बाबा साहेब उनके नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, तब तो BN राव ने लिखा है। तब उन्होंने लिखा नहीं है संविधान। जब बाबा साहेब मनुस्मृति का दहन करते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो एक दस्तावेज है, मनुस्मृति है, ये हमारी जिंदगी भर की गुलामी का प्रतीक है। जब वो ये कहते हैं तब वो नहीं है उनके साथ में। जब बाबा साहेब को इस देश में संघर्ष करना पड़ता है, महान सत्याग्रह करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को पानी लेने का भी अधिकार नहीं है, उनके गांव के लोगों को, दलित समुदाय को, तब बाबा साहेब नहीं है। जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल ला करके हिंदू महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार, डिवोर्स, तमाम तरीके के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, तब पूरे आरएसएस ने, बीजेपी ने, तब तो बीजेपी था नहीं, आरएसएस जाकर के प्रोटेस्ट करता है और बोलता है कि हिंदू कोड बिल पास नहीं होने देंगे। तो तब बाबा साहेब आपके नहीं है। जब बाबा साहेब रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करते हैं, तो तब विरोध आता है इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से। तब बाबा साहेब नहीं है भाजपा के, लेकिन तमाम अपने डिवाइसिव एजेंडास को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाबा साहेब की बातों को, शब्दों को ट्विस्ट करके बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं।